ठंड में तो रजाई में से निकलने का मन भी नहीं करता। दिल कर रहा है दोबारा से जाके सो जाऊं, मगर मुमकिन नहीं है। अंजू उबासी लेते हुए जैसे किचन में कदम रखती है तो रसोई का नजारा देखती है, जहाँ बहुत सारी मुर्गियां थीं। कुछ चूल्हे पर बैठी अंडे दे रही थी तो कुछ पंख फड़फड़ा रही थी और कुछ कुक्कड़ को मचा रही थी। रसोई में छाया मंजर देखकर अंजू माथा पीट लेती है। हाय रे, मैं मर गई। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। मेरे ससुराल वालों ने तो रसोई में मुर्गी फार्म ही खोल डाला है। मेरी तो जिंदगी झंड हो गई ऐसा ससुराल पाकर। मम्मी पापा, मुझे यहाँ से ले जाओ। मुझे मम्मी के घर जाना है। ये है छाबरिया परिवार की परेशान बहू अंजू। पॉपकॉर्न की तरह फूला हुआ मुंह देखकर आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि अंजू का चिकन से 36 का आंकड़ा है। जबकि ठंड के मौसम में तो लोग बड़े चाव से चिकन सूप पीते हैं। हर परिवार में भर भर कर चिकन भी बनता है, तो फिर अंजू को चिकन से इतनी क्यों चिढ़ है? तो चलिए पेश करते हैं पिछली कहानी में से, जहां सुषमा देवी पंडित जी से बोलती है। क्या पंडित जी, ये क्या बात हुई? आप हर बार दक्षिणा ले लेते हैं और मेरे बेटे का रिश्ता भी नहीं करवाते। ऐसे कैसे चलेगा? अजी सुषमा बहन, मैं तो रिश्ता लगवाने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन क्या करूं, जो कोई भी सुनता है कि आप लोग चिकन खाने के शौकीन हैं, तो बस रिश्ते वाले हड़क जाते हैं। अब तो कुल मिलाकर एक ही चारा बच गया है कि रिश्ते वालों से मुझको झूठ बोलना पड़ेगा कि आप लोग सब शुद्ध शाकाहारी हैं। बस आपको हाँ में हाँ मिलाना है। ठीक है पंडित जी, हमें मंजूर है। पंडित जी सुषमा देवी के छोटे बेटे कार्तिक के खाते रिश्ते की तलाश में अंजू के परिवार से टकराते हैं, जिनके घर में लहसुन प्याज भी नहीं पकता था। दोनों परिवार में रिश्ता तय हो जाता है और धूमधाम से शादी होती है। अंजू ससुराल आ जाती है। जिठानी रश्मि स्वागत करती है। तो प्यारे देवर जी, अब तो देवरानी जी घर में भी आ गईं। पार्टी तो बनती है। हाँ चाचू, हम तो आपसे बड़ी सी पार्टी लेंगे, वो भी चिकन पार्टी। मैं तो चिकन कोरमा खाऊंगी। और मैं तो चिकन कबाब खाऊंगा, वो भी नई चाची के हाथ से। दोनों बच्चे जैसे ही चिकन की फरमाइश करते हैं तो ससुराल वालों का भेद खुल जाता है। अंजू भड़कती हुई बोलती है, एक मिनट, ये रूही बंकू ने अभी क्या बोला? क्या आप सब लोग नॉन वेजिटेरियन हैं? इतनी बड़ी बात आपने छुपाई, जवाब दीजिए। अरे बहू, अब जाने भी दे। रात गई बात गई, क्यों छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही है? अब तो इस परिवार का हिस्सा है और चिकन तो शाही राजा महाराजा लोग खाते हैं। हाँ भाभी, आप तो एक बार चिकन खाओगी ना तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। मुझे तो लेग पीस सबसे ज्यादा पसंद है। ये सुनकर अंजू उल्टी जैसा मुंह बना लेती है और आग बबूला होकर सबको धमकाती है। आप लोगों की दाल मेरे आगे नहीं गलने वाली। सुन लीजिए सब, मैं चिकन बनाना तो दूर, उसे छूने भी नहीं वाली हूँ। अंजू भड़के मिजाज से सूटकेस लेके अंदर चली जाती है, जिसे ताजा चिकन के शौकीन ससुराल वाले चिंता में आ जाते हैं। गई भैंस पानी में। देवरानी ने तो साफ मना कर दिया। हमने तो सोचा था ठंड में देवरानी के हाथों का ताजा ताजा चिकन बनाकर खाएंगे। भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं अंजू को मना लूंगा। कार्तिक अंजू को मीठी मीठी बातों में फुसलाकर मीट बनाने के लिए राजी कर लेता है। सुबह के 6 बजते ही ठंड के मौसम में भी ससुर जितेंद्र चिकन ला देते हैं। ये लो नई बहू, एकदम ताजा ताजा चिकन कटवा कर लाया हूँ, बढ़िया तरीके से बना देना। जी ससुर जी। हे भगवान, क्या भला है? पता नहीं ससुर जी कितने किलो चिकन उठा कर लाए हैं। इतने सारे चिकन का बनाना क्या है? तभी जेठानी रश्मि एक लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर किचन में आती है। तुम्हारा ये मसला मैं दूर कर देती हूँ। देवरानी जी, ये लो, इस लिस्ट में जो जो लिखा है ना, सबके लिए वही बनना है। इस ताजे चिकन से मेरे दोनों बच्चों का बाप को कोरमा पसंद है और मुझे बिरयानी पसंद है। माँ जी को चिकन कीमा पसंद है। तो बस इतना ही बनाना। मैं जाती हूँ अब, ठीक है? हे भगवान, ये जेठानी तो ऑर्डर झाड़कर चली गई। इतनी सारी वैरायटी बनाने में मौत तो मेरी आनी है। शुरू हो जा अंजू। बेचारी बहू ताजा ताजा चिकन को ठंडे पानी में धोती है। कितना ठंडा पानी है, हाथ लाल पड़ गए मेरे तो। कैसे जालिम ससुराल वाले हैं ये नहीं कि आकर मदद करवा दूं। सारा काम मेरे सर मर दिया है। लगभग 2-3 घंटे बाद अंजू सब कुछ बना कर ले आती है। लो भाई, इंतजार खत्म हुआ, ताजा ताजा चिकन आ गया। अरे टूट पड़ो सब। वैसी खुशबू तो होटल जैसी आ रही है। देवरानी जी के हाथों का जवाब नहीं लगता है। चिकन दमदार बनाया है। कुछ ही देर में ससुराल वाले सारा चिकन हड़प कर लंबी डकार मारते हैं।
क्या मस्त चिकन बनाया था बहू ने। भाई आज से मेरी ड्यूटी खत्म। अब तो कल से नई बहू ही जाकर ताजा ताजा चिकन कटवा कर ले आएगी और बनाएगी। क्या कहा ससुर जी? इतनी ठंड में सुबह सुबह चिकन लेने मैं जाऊंगी? इससे तो अच्छा रात को मंगवा कर फ्रिज में रख देते हैं। अरे बहू, फ्रिज में बासी चिकन का स्वाद नहीं आता। चिकन ताजा ताजा खाना चाहिए। ज्यादा दूर थोड़ी ना है, 5-10 मिनट की दूरी पर ही चिकन वाला लगाता है। बेचारी अंजू कड़कड़ाती ठंड में सुबह सुबह कपकपाते हुए चिकन लेने निकल पड़ती है। ओह भगवान, कितना कोहरा छाया है। मेरी तो कुल्फी जम रही है। ये सही मुसीबत है। ठंड में ताजा ताजा चिकन मेरे ससुराल वालों को चरना है और वाट मेरी लग रही है। भैया 10 किलो चिकन तोल दो, एकदम ताजा देना। जी मैडम जी, आधा घंटा इंतजार करना पड़ेगा। 10 किलो है ना, टाइम लग जाएगा। आधा घंटा? ऐसा करो भैया, 5 किलो ताजा तोल दो और 5 किलो ये बासी वाला मिला दो। किसी को पता थोड़ी चलेगा। ठंड के मारे अंजू ताजा बासी चिकन एक के में मिलवा कर ही ले आती है, मगर सास को भनक पड़ जाती है। अरे बहू, ये तो कल का बासा चिकन है, ताजा नहीं। जा, इसे वापस करके ताजा कटवा कर ले आना। आपकी बार कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए। ओ भाई, ये सासू माँ की नाक तो बड़ी तेज है। डबल ड्यूटी लग गई। इसी तरह डेली डेली इतनी ज्यादा मात्रा में ताजा ताजा चिकन लेने जाना, उसे ठंडे पानी में धोना और बनाने में बहू को अब ख्वाब में भी चिकन ही दिखाई देता है। और एक सुबह जब वो किचन में आती है तो पूरी रसोई मुर्गियों से भरी पड़ी थी और ट्रे भर कर अंडा रखा था, जिससे उसका माथा चकरा जाता है। इतने में कार्तिक उठा देता है। अंजू उठ जाओ, सुबह के 6 बज गए। मीट वाले से ताजा ताजा चिकन ले आओ। इसका मतलब मैं ख्वाब देख रही थी। शुक्र है। अंजू शॉल लपेटे झोला उठाती है और मीट वाले के पास आती है, जहाँ पिंजरे में मुर्गियां कुकड़ुकू मचा रही होती हैं। तभी उसे एक खुराफाती ख्याल सूझता है। ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? इन लोगों ने मेरा चैन सुकून छीन रखा है। अब मैं इनकी नींद खराब करूंगी और मुझे इतनी ठंड में ताजा चिकन खरीदने के लिए इतनी दूर नहीं आना पड़ेगा। अंजू मुर्गियों को पिंजरे समेत घर ले आती है और ट्रे के अंडे भी खरीद कर रसोई भर देती है। जैसे ही सुबह होती है, मुर्गियां एक साथ बाग देने लगती हैं। इन मुर्गियों ने तो नींद हराम कर दी है, कोई इनको चुप करवा दो। हे भगवान, अरे सुषमा जी, जाकर इन मुर्गियों की चोंच बंद करवाओ। कानों से खून निकल रहा है चिल्ला चिल्ला कर। सच में इन मुर्गियों ने तो सोना दुर्भर कर रखा है। किलस कर सब अपने अपने कमरे से बाहर निकल कर आते हैं। देवरानी जी, ये क्या तमाशा लगा रखा है? ये मुर्गी पूरे घर में घूम रही हैं, इन्हें पिंजरे में बंद करो भी। अरे जेठानी जी, आप इतना आग बबूला क्यों हो रही हैं? मैं तो इन मुर्गियों को दाना खिला रही हूँ, तभी तो ये मोटी ताजी तगड़ी होंगी, तो ताजा ताजा चिकन खाने में मजा आएगा। देख बहू, तू ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है ना? हमें मालूम है तू बस हमें सोने नहीं देना चाहती, क्योंकि हम तुझे सुबह सुबह ताजा ताजा चिकन मंगवाते थे, इसीलिए। हाँ माँ जी, मैं बस आप लोगों को बताना चाहती थी कि जब खुद पर बीतती है तो कैसा लगता है। 2 दिन आप लोगों को ठीक से नींद नहीं आई तो आप लोग इतने चिड़चिड़ा गए। मेरा सोचो, मैं पिछले 2 महीने से इतनी ठंड के मौसम में आप लोगों की खिदमत के लिए ताजा ताजा चिकन लाने उतना दूर जाती थी, फिर अकेले उसे काटना, धोना, बनाना मेरे लिए कितना मुश्किल होता होगा। बोलते बोलते अंजू की आंखों में आंसू आने लगते हैं, जिससे सबको उसकी परेशानी का एहसास होता है। भाभी ठीक कह रही है, हमने अपने खाने पीने के आगे उनकी परेशानी नहीं समझी। भाभी हमें माफ कर दीजिए। हाँ बहू, अब हम तुझे और तकलीफ नहीं देंगे, इसलिए हम आज से ही ताजा ताजा चिकन डेली डेली खाना बंद कर रहे हैं। अब केवल महीने में 1 बार बनेगा चिकन। शुक्र है इस डेली डेली के ताजा चिकन बनाने के झंझट से छुटकारा मिला। इस दिन का कब से इंतजार था मुझे। ज्यादा मत बोलो शिवानी, तुम खुद तो रात में खूब पैर पसार कर सोई थी। गरीब तो हम रहे जिनके पास न रजाई थी न कुछ और। अच्छा, तो आप मुझे रजाई में सोने का ताना मार रही हैं? रुकिए, अभी बताती हूँ आपको। शिवानी ने ऐसे बोलकर अपनी दोनों भाभियों के ऊपर से जंगलियों की तरह रजाई को खींचना शुरू कर दिया। उनकी इस बहसबाजी की आवाज सुनकर जल्दी से बाहर से हेमा अंदर आई और अंदर आकर उसने देखा कि उसकी बेटी और बहुएं रजाई को जानवरों की तरह खींच रही थी। हे राम, हे भगवान, अरे जंगलियों, छोड़ो मेरी रजाई को। फाड़ना चाहती हो क्या इसको भी? इधर तो हद हो गई तुमसे। तानी बहू शिवानी, क्या हरकत थी ये? हेमा के ऐसे बोलने पर उसकी बेटी और बहुएं दोनों चुप हो गई और सोच में पड़ गई।
सर्दी के मार और गरीबी ने तुम्हें इतना कमजोर बना दिया जो अब तुम एक दूसरे की भी लाज नहीं कर रही हो। अरे तुम्हारे भाई बेचारे खून पसीना एक करके कमा कर लाते हैं, उन्हें ये महसूस न होने देना कि उनकी इतनी मेहनत भी हमारे गुजारे को काफी नहीं। निकलो इस रजाई से और रात से पहले कोई उसके पास नहीं आएगा। हेमा ने ऐसे बोलकर रजाई की तय बना दी और फिर कोई उसके पास भी नहीं आया। गरीब परिवार में एक ही रजाई ने कलेश बनवा दी थी। हालातों की वजह से सभी का दिमाग ही शांत नहीं था। चलिए कहानी में पीछे चलकर इस कलेश की वजह को जानते हैं। क्या बात है माँ, कुछ परेशान लग रही हो? परेशान ही हूँ शिवानी, इस रजाई को देख रही थी। रजाई? हाँ रजाई ही तो है, तो परेशानी कैसी? बेटा ये सिर्फ रजाई नहीं है, मुझे एक बहुत बड़ी कलेश और घर की किल्लत इसमें दिखाई दे रही है। मेरी शादी की फटी पुरानी सी रजाई, जब तुम छोटे थे तब तक तो हमारा गुजारा इसमें हो गया, लेकिन अब तो एक और नई बहू भी आ चुकी है। भगवान जाने अब इस सर्दी में मेरे घर का क्या होगा। पूरे परिवार की बस ये एक ही रजाई है। हेमा की बात दरवाजे पर खड़ी हुई उसकी नई और पुरानी दोनों बहुएं ने भी सुन ली। दोनों अंदर आके हेमा से बोली, माँ जी आप क्यों बेवजह रजाई को लेकर अपना दम सुखा रही हैं? जैसी भी है हम इसके अंदर ही गुजारा कर लेंगी। हाँ माँ, जैसे पिछले साल गुजारा किया था वैसे ही एक ही रजाई में ये सर्दी भी बीत जाएगी। आप चिंता मत कीजिए। और अभी तो शाम ही हो रही है, हम कोशिश करते हैं कि कहीं से एक और रजाई या कंबल का जुगाड़ हो जाए तो बात बन जाएगी। शिखा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। देखते ही देखते रात भी आ गई, लेकिन किसी दूसरी रजाई या कंबल का जुगाड़ नहीं हो पाया। हेमा का परिवार बड़ा था, लेकिन उसके घर में बस एक ही रजाई थी। पहले उसके परिवार में उसकी एक बेटी शिवानी, 2 बेटे तुषार और अमित, एक बहू शिखा, शिखा के 2 बच्चे दिया और माधव और पति किशोर ही था। वैसे तो इतने लोगों के लिए भी एक रजाई काफी नहीं थी, लेकिन अब उसके परिवार में एक और बहू तानी आ चुकी थी। सर्दियों की रात थी। ऐसे में जब सोने की बारी आई तो घर में एक बवाल मचा। भाई मैं तो बता रही हूँ, मैं तो रजाई के अंदर ही सोऊंगी, फिर चाहे जो भी हो जाए। शिवानी बेटा 1 मिनट, रजाई से बाहर आ। अभी हम जुगाड़ लगा रहे हैं कि किस तरह से सभी रजाई में आ सकते हैं। रजाई को कमरे में सीधा बिछा दिया गया और सभी ने खूब दिमाग लगाया, लेकिन ऐसा कोई एंगल नहीं बैठा जिसमें सभी घर वालों पर रजाई आ जाती। अंत में नई बहू तानी बोली, इस तरह एक रजाई में सभी आ नहीं सकते हैं, वक्त लगाना बेकार है। भाभी मैं तो सोच रही हूँ रजाई में दोनों बच्चों, माँ बाबा और शिवानी को सुला देते हैं। इतने लोग इस एक रजाई में एडजस्ट हो जाएंगे। अच्छा, और हमारी रात कैसे कटेगी? मैं लकड़ियां जलाकर ले आता हूँ, हम लोग थोड़ी बहुत सिकाई से अपनी रात गुजार देंगे। तुषार और तानी की बात से सभी ने हामी भरी और फिर हेमा, किशोर, माधव, दिया और शिवानी पांचों एक ही रजाई में लेट गए और दोनों बहुएं और बेटे आग जलाकर उसके पास बैठे। 5 लोग रजाई में आ ही नहीं पा रहे थे, लेकिन उनके बीच में भी धक्का मुक्की होने लगी। दादू मेरे पास रजाई नहीं है। माँ ये कोना भी खुल रहा है, ऐसे कैसे नींद आएगी? अभी तो किसी तरह एडजस्ट कर लो, कम से कम हम रजाई में तो हैं, वरना जरा मेरे बेटों और बहुओं को तो देखो। हेमा को अपने बेटों और बहुओं पर बहुत तरस आ रहा था, लेकिन हालात ही ऐसे थे कि वो कुछ कर ही नहीं सकती थी। किसी तरह सर्दी की दर्दनाक रात कट गई। एक रजाई की वजह से न रजाई में लेटे हुए लोगों को नींद आई और न ही उसके बाहर वालों को। ऐसे ही जब सुबह हुई तो सुबह को भी धूप नहीं निकली। बेहद सर्दी का आलम था और ऐसे में जब सभी रजाई से निकल गए तो दोनों बहुएं रजाई के अंदर बैठ गई। पहले तो उनसे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब थोड़ी देर हो गई तब उनकी ननंद अलपल बकती हुई उनके पास आई। भाभी हद होती है बेहापन की। अगर आपसे किसी ने बोला नहीं है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप ससुराल की जिम्मेदारियों से आजाद हो। कब से दोनों की दोनों इस रजाई में घुसी हुई हो? हमें नाश्ता कौन बना कर देगा? ज्यादा मत बोलो शिवानी, तुम खुद तो रात में खूब पैर पसार कर सोई थी। गरीब तो हम रहे जिनके पास न रजाई थी और न कुछ और। अच्छा, तो आप मुझे रजाई में सोने का ताना मार रही हैं? रुकिए, अभी बताती हूँ आपको। शिवानी ने ऐसे बोलकर अपनी दोनों भाभियों के ऊपर से जंगलियों की तरह रजाई को खींचना शुरू कर दिया। उनकी इस बहसबाजी की आवाज सुनकर जल्दी से बाहर से हेमा अंदर आई। हे राम, हे भगवान, अरे जंगलियों, छोड़ो मेरी रजाई को। फाड़ना चाहती हो क्या इसको भी? इधर तो हद हो गई तुमसे। तानी बहू शिवानी, क्या हरकत थी ये? हेमा के ऐसे बोलने पर उसकी बेटी और बहुएं दोनों चुप हो गई और वो सोच में पड़ गई।
सर्दी की मार और गरीबी ने तुम्हें इतना कमजोर बना दिया जो अब तुम एक दूसरे की भी लाज नहीं कर रही हो, और तुम्हारे भाई बेचारे खून पसीना एक करके कमा कर लाते हैं। उन्हें यह महसूस न होने देना कि उनकी इतनी मेहनत भी हमारे गुजारे को काफी नहीं। निकलो इस रजाई से, और रात से पहले कोई इसके पास नहीं आएगा। हेमा ने ऐसे बोलकर रजाई को तह बनाकर रख दिया। उसके ऑर्डर के मुताबिक कोई रात से पहले रजाई के पास नहीं गया। रात को ही रजाई को निकाला गया, जिसमें पहले की ही तरह 5 लोग सोए और बहुएं और बेटे फिर से बाहर ही रह गए। ऐसे ही 2-4 दिन तक सिलसिला चला, लेकिन रोजाना सारा दिन सर्दी में ठिठुरने और रात को कोई रजाई या कंबल न मिलने की वजह से बहुएं परेशान हो गई थी। एक रजाई में 5 लोग भी ठीक से नहीं सो पाते थे, जिसकी वजह से बूढ़ी सास ससुर और बच्चे बीमार पड़ने लगे। अब घर की इस दशा को देखकर दोनों बहुओं ने एक फैसला किया। शिखा भाभी, मुझे नहीं लगता कि अब एक रजाई में और गुजारा हो पाएगा। सर्दी से हमारी भी हालत खराब रहती है और बच्चे और माँ बाबा भी बीमार हो रहे हैं, तो अब एक और रजाई खरीद कर लानी ही पड़ेगी। एक रजाई की तो जरूरत कब से है, लेकिन हम एक और रजाई लाए कैसे? हमारे पति बस इतना कमा पाते हैं कि सभी का पेट भर जाए। अब ऐसे में हम उनसे रजाई लाने के लिए नहीं कह सकते हैं। तो किसने कहा है कि हम उनसे रजाई लाने के लिए कहें? हम खुद भी तो काम कर सकते हैं ना। तानी की बात पर शिखा भी सोच में पड़ गई और उन्होंने इस बारे में अपनी सास से बात की। घर के हालात नाजुक थे, इसीलिए ना चाहते हुए भी हेमा ने ठंड में अपनी बहुओं को दूसरों के घर काम करवाने की हामी भर दी। फिर क्या था, उसी दिन बहुओं को एक अमीर औरत के घर में काम मिल गया और अगले ही दिन उन्होंने वहां जाकर काम करना शुरू कर दिया। देखो शिवानी, अब बस तुम ही हो जो इस घर को संभाल सकती हो। हम काम पर जा रही हैं, तुम घर का और बच्चों का ख्याल रखना। जी। दोनों बहुएं ऐसे बोलकर पाले वाली सर्दी में काम करने को निकल आई, जहां कांपते हुए शिका ने पोंछा लगाया और तानी ने बर्तन साफ किए। बहुत सर्दी है, बहुत ठंड लग रही है। इस सर्दी से तो मेरे हाथ की उंगलियां भी सूज गई हैं। दोनों बहुओं को दिक्कत हो रही थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत से काम लिया और अपना काम पूरा किया। सर्दी में उन्हें ये सब भारी तो पड़ता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ऐसे ही ठंड से भरा पूरा 1 महीना बीत गया और आज के दिन हे राम, कितनी ठंड है। शिखा भाभी, आपको नीचे मालकिन बुला रही है। आ रही हूँ। शिखा और तानी दोनों अपनी मालकिन के पास चली गईं, जहां दोनों ही बहुओं के हाथ में उनकी मालकिन सुधा ने 2-2 हजार रुपए रख दिए। मालकिन, ये पैसे? अरे भूल गई क्या, तुम्हारी तनख्वाह है। क्या तनख्वाह का समय आ गया? हे भगवान। तानी। हाँ भाभी। दोनों बहुएं खुशी से फूले नहीं समा रही थी। मालकिन के घर से काम निपटाने के बाद शिखा और तानी सीधा बाजार पहुंची, जहां से उन्होंने 2 मोटी मोटी गर्म रजाई खरीदी। आज तो सभी को जाकर खुश कर देंगे। सही कहा। अच्छा तानी, हमारे तनख्वाह के 1000 रुपए अभी भी बचे हुए हैं। चलो उनसे कुछ अच्छा खाने को ले चलते हैं, बच्चे खुश हो जाएंगे। शिखा के बोलने पर तानी ने भी हाँ में हाँ मिलाई और फिर दोनों बहुएं सर्दी की मेवा जैसी मूंगफली, गजक, चिक्की और साथ ही कुछ फास्ट फूड जैसे बर्गर वगैरह लेकर घर पहुंची। किसी को उम्मीद नहीं थी कि आज घर में 2-2 नई रजाई आ जाएंगी। बहू, ये क्या लाई? माँ जी, आज हमारी तनख्वाह मिली थी। तानी के इतना बोलते ही हेमा सब कुछ समझ गई और उसने खुशी से अपनी बहू को गले लगा लिया। उस रात गरीब परिवार को मानो खजाना मिल गया था। उन सभी ने उस खाने को खाया और फिर गर्म रजाई में सभी आराम से सोए।